हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू इतना मोटिवेट करने के लिए मुझे एंड मेरे वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए। मुझे फ्रैंकली इससे बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिल रही है कि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने अच्छा कंटेंट लाता रहूं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोगों का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने बेसिकली इंडिया का सबसे मेन स्पोर्ट है क्रिकेट। ऑब्वियसली नेशनल स्पोर्ट अपना हॉकी है, लेकिन सबसे पॉपुलर क्रिकेट ही है। तो बेसिकली क्रिकेट और स्टॉक मार्केट को कैसे लिंक कर सकते हैं हम लोग, ऐसे तो बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन मैं बेसिकली राहुल द्रविड़ के थ्रू दिखाना चाहता हूं कि कैसे स्टॉक मार्केट और क्रिकेट को लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं जिस जमाने का हूं, या फ्रैंकली मुझे जो क्रिकेट से एसोसिएशन है या इमोशंस जो जुड़े हुए थे वो उस जमाने के हैं जिस समय सचिन, द्रविड़, गांगुली ये लोग साथ में खेलते थे। अभी भी क्रिकेट को फॉलो करता हूं, बट उतना नहीं। वो इमोशन और वो पैशंस खत्म खत्म हो चुके हैं क्रिकेट से। तो बेसिकली जब राहुल द्रविड़ की टीम में इंपॉर्टेंस क्या थी, इनफैक्ट कई बार मुझे भी इरिटेशन होती थी राहुल द्रविड़ का गेम देख के, बट टेस्ट में या इनफैक्ट वनडेज में भी राहुल द्रविड़ इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट था इंडियन टीम का। राहुल द्रविड़ के बिना इंडियन टीम हम लोग सोच भी नहीं सकते थे जब राहुल द्रविड़ खेलते थे। तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इससे ये सीख सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में हम लोगों को एक ब्लू चिप स्टॉक्स भी रखने बहुत जरूरी हैं, जो राहुल द्रविड़ की तरह, जो बेसिकली स्लो हो बट स्टडी हो। वो धीरे 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 अपने आपके पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। और ये स्पेसिफिकली तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब अपना टाइम होराइजन लॉन्ग रन हो। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि अपने को बहुत जरूरी हो जाता है कि ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ऐसे बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। आप ऑब्वियसली सब हिटर्स अगर अपनी टीम में रख लेंगे तो ठीक है, जब वो परफॉर्म किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो गिरने लगे या आउट होने लगे तो फिर आपकी टीम का या आपके क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जैसे जैसे आपका टाइम होराइजन चेंज होगा, आपके रिस्क एपेटाइट चेंज होगी, आप कुछ प्लेयर्स को या कुछ स्टॉक्स को, लार्ज कैप को ज्यादा कर सकते हैं, मिड कैप को कम कर सकते हैं, स्मॉल कैप को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में खेलना चाहते हैं या बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपका टाइम होराइजन है, तो आप ब्लू चिप स्टॉक्स थोड़े से ज्यादा रखिए और साथ ही फिर मिड कैप और स्मॉल कैप। तो बेसिकली नॉलेज ये है या टीचिंग ये है कि भाई अपने को पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रखना है। लेकिन अगर टाइम होराइजन बहुत शॉर्ट है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने को 2020 खेलना है, तब ऑब्वियसली अपने ये बोल सकते हैं कि ठीक है, टीम में ब्लू चिप स्टॉक्स या राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर्स की जगह नहीं है, क्योंकि वो अचानक से जितनी जल्दी अपने को रिटर्न चाहिए उतना रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे। बट वनडेज में, जैसे वनडेज फॉर एग्जांपल मीडियम टर्म हो गया, अगर 2 से 3 साल भी अपना टाइम होराइजन है, तब भी राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वही है, अपने पोर्टफोलियो को आप बैलेंस्ड रखिए। ये मत सोचिए कि कुछ ही स्टॉक्स या कुछ ही सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप में रख के आप बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। बट मे भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, बट अगर नहीं हुआ या आपके वो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं किए तो बहुत ज्यादा लॉस में भी आ जाएंगे। तो ये जब ये सब राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर्स या ब्लू चिप स्टॉक्स की इंपॉर्टेंस तब मालूम चलती है जब मार्केट बियर फेज में हो, जब मार्केट्स गिर रहा हो, तब इनका पता चलता है, जो हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। तो चलिए इसी बात पे आज का मार्केट देख लेते हैं। इनफैक्ट 3 दिनों से आप देख सकते हैं कि मार्केट में भयंकर गिरावट आई है। बट मुझे फ्रैंकली एक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा था कि 18,300 जो है वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है, वहां से मार्केट गिर सकता है या उसको क्रॉस करना आसान नहीं होगा। तो उसी के आसपास से मार्केट वापस गिर रहा है। एंड आज जैसे 17,650 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। या आप देखिए यहाँ पे अराउंड 17,650 के आसपास से ही मार्केट दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था। तो ये एक सपोर्ट जोन था, जिसके बाद से ही आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने अपना लो बनाया अराउंड 16,650 के आसपास। उसके बाद क्लोजिंग दी अराउंड 17,750 के आसपास। तो निफ्टी 100 पॉइंट्स रिकवर किया है अपने लो पॉइंट से आज के। तो मेरे लिए तो पर्सनली ये एक पॉजिटिव साइन है। और मार्केट्स बेसिकली गिर रहे हैं तो बहाने कोई भी हो, जब मार्केट्स तो ओवर वैल्यूड हो जाते हैं
तो थोड़े बहुत करेक्शन नॉर्मल है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है ये मार्केट के लिए। और जैसे आप देख सकते हैं आज का ये निफ्टी का चार्ट, मार्केट ओपन काफी हाई पे होता है, 17,900 समथिंग पे ओपन होता है, बट धीरे धीरे गिरते 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 अपना लो बनाता है 17,650 के आसपास। बट एंडिंग लास्ट के 45 मिनट्स में मार्केट अच्छा परफॉर्म करके 17,757 पे क्लोजिंग देता है। तो मेरे लिए ये पॉजिटिव है। तो कल मुझे उम्मीद है कि मार्केट्स थोड़ा बेटर रहना चाहिए इन 3 दिनों से, क्योंकि लास्ट में मार्केट अच्छा रिटर्न दिया है या अच्छा राइज किया है। चलिए आज का देखते हैं निफ्टी 50, मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 में क्या कंपैरिजन है। बेसिकली मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप की परसेंटेज ज़्यादा है, तो मैं बेसिकली स्मॉल कैप और मिड कैप को बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो आप देखिए निफ्टी 50 तो 1% आज गिरा है, बट उसके कंपैरिजन में निफ्टी मिड कैप 50 या निफ्टी मिड कैप 100 सिर्फ 0.16% ही गिरा है, एंड निफ्टी स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, 0.05% गिरा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स ओवरऑल फ्लैट ही थे। और इससे मेरे पोर्टफोलियो में पर्सनली परसों बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन कल और आज बहुत बहुत अच्छी रिकवरी भी हुई है। थोड़ा सेक्टोरल इंडिसेस पे ध्यान दे देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है निफ्टी आईटी में, एफएमसीजी में और फार्मा में, जबकि मेटल और रियल्टी में ओवरऑल थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही था, एंड बाकी सब इंडिसेस थोड़े डाउन में ही थे। कल और आज वो स्टॉक्स जो मेरे पोर्टफोलियो के वो स्टॉक्स जिसने डाउनफॉल को रेजिस्ट किया और पोर्टफोलियो को बचाए रखा, वो उनमें से कुछ नाम जैसे आपके सामने हैं। ग्रीव्स कॉटन तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे बुलरन में है। टाटा एलेक्साई, इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने एक टाटा एलेक्साई और एलटीटीएस का कंपैरिजन करने वाला हूँ। परसों टाटा एलेक्साई का रिजल्ट आया था, उसके बाद से टाटा एलेक्साई 2 दिन में अराउंड 14-15% ऊपर जा चुका है। एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, बट काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। और उसके बाद बोरोसिल रिन्यूएबल, दीपक नाइट्रेट, ये एक रिलेटिवली अननोन कंपनी है। अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ये भी मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है अभी। बीसीएल इंडस्ट्रीज, लैंसर कंटेनर्स, केपीआई ग्लोबल, ईकेआई एनर्जी, जॉडियाक एनर्जी, इनमें से काफ़ी स्टॉक्स के मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाए हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, जैसे ईकेआई एनर्जी, केपीआई ग्लोबल, लैंसर, बीसीएल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं टाटा एलेक्साई से। टाटा एलेक्साई, जो लोग मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे उसमें मैं कई बार टाटा एलेक्साई का जिक्र करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि जब मार्केट में मैंने 4000 के आसपास टाटा एलेक्साई के शेयर्स लिए थे, बट उसके बाद मुझे लेने का मौका नहीं मिला था, 6000 के ऊपर चला गया था टाटा एलेक्साई। उसके बाद जब मार्केट में करेक्शन आया तो मैंने टाटा एलेक्साई और ऐड किया अराउंड 5500 के लेवल पे। तो मार्केट करेक्शन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, कि एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने को अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं टाटा एलेक्साई अभी 7000 क्रॉस कर चुका है। तो बेसिकली देखते हैं टाटा एलेक्साई है क्या। ये बेसिकली मेरे लिए पर्सनली, मैं टाटा एलेक्साई को मेरे पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स में टाटा एलेक्साई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वेटेज मैं टाटा एलेक्साई को ही देता हूँ। इस स्टॉक को लेकर मैं फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। तो अभी देखते हैं, ये बेसिकली ये डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं उसमें काम कर रही है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, मोबिलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में है, ऑटोमेटिव, मीडिया, कम्युनिकेशंस, रेल एक्सेट्रा। और अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है कि जैसे केपीआईटी का मैंने वीडियो बनाया था, ऐसे ही टाटा एलेक्साई भी अभी ऑटोमेटिव सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। इट इज़ बेटिंग बिग ऑन ADAS, विच इज़ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो फॉर एग्जांपल जो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी के हेल्प से ड्राइवर्स को या कैसे हेल्प किए जाए उन एक्सीडेंट्स को रोकने में। फॉर एग्जांपल ड्रिंक एंड ड्राइव, या फिर ड्राइवर को नींद आ रही है और उसी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको कैसे अवॉइड किया जाए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इसके लिए बेसिकली कैमरा, सेंसर्स, रडार्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जिनको सॉफ्टवेयर की हेल्प से डेटा इंटीग्रेट करके, फॉर एग्जांपल अगर जैसे ड्राइवर को नींद आ रही है तो मे बी एक अलार्म साउंड हो जाए, ड्राइवर के हाथ के मूवमेंट से टेक्नोलॉजी ये डिटेक्ट कर ले कि ड्राइवर को नींद आ रही है,
तो कोई अलार्म साउंड कर दे कि या फिर गाड़ी अपने आप ब्रेक लगाने लगे, धीरे हो जाए, तो उससे ये पता चलता है कि भाई ये सब एक्सीडेंट्स रोके जा सकते हैं। तो टाटा एलेक्साई ये सब जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इसको लेकर मैं टाटा एलेक्साई को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, निक टेलबॉट इनके ग्लोबल डिज़ाइन एंड इनोवेशन हेड है, तो उनकी ये सब बातें मुझे बहुत पसंद आई। फॉर एग्जांपल वो फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी को ह्यूमनाइज करने में। ऐसा नहीं है कि बस टेक्नोलॉजी बना दी और कंपनीज को बेच दी। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स को समझना और सबसे ये ध्यान देना कि जबरदस्ती की उन फीचर्स को नहीं देना कस्टमर्स को जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्रीज में वो सिर्फ वही टेक्नोलॉजी वो बेचना चाह रहे हैं जिसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स है। उससे क्या होता है कि कस्टमर्स के पैसे भी सेव होते हैं, और कोई भी कंपनी में पर्सनली बिलीव करता हूँ जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ज्यादा ध्यान देती है रेदर देन अपनी सेल्स इंक्रीज करने पे, वो कंपनी ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचना नहीं चाहती ये कंपनी, ये टाटा एलेक्साई टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक सर्विस बेचना चाहती है जिससे कस्टमर्स एनी टाइम सेटिस्फाइड रहें और वही टेक्नोलॉजी बेचें जिनकी उनको सही में रिक्वायरमेंट है। जैसे अपने भी फॉर एग्जांपल कुछ भी एडवांस टेक्नोलॉजी कई बार खरीद लेते हैं बट उसको यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल अपने फोन में जितने भी फीचर्स हैं क्या अपने सब यूज करते हैं? बहुत कम लोग ही होंगे जो बहुत सारे फीचर्स यूज करते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टाटा एलेक्साई उनको टेक्नोलॉजी सेल कर रही है। तो चलिए रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं। दिसंबर 2020 में नेट सेल्स 477 करोड़ की थी, जो बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2021 लास्ट क्वार्टर में 635 करोड़ की हो गई। तो आप देख सकते हैं नेट सेल्स काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है। प्रॉफिट भी आप देखिए 105 करोड़ से 150 करोड़ हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो गए हैं एक साल के अंदर। ईपीएस भी 16 या 17 से 24 के आसपास हो गया है, तो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। तो बेसिकली अपने वैल्यूएशन को जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है उसको जस्टिफाई कर रही है। आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स में 56.4% के हिसाब से प्राइस बढ़ा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हाई है, बट ये अपने रिजल्ट से जस्टिफाई भी कर रही है इस प्राइस को। हाँ, ऐसे ही फॉरवर्ड पी देख सकते हैं, करंट प्राइस इसका 7,500 के आसपास है। तो लास्ट क्वार्टर का ईपीएस जो है 24.24 था। तो उस हिसाब से अगर ग्रोथ को एकदम भी कंसिडर नहीं करते हैं, बट ग्रोथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा होने वाली है इस कंपनी में, बट ग्रोथ को एज ऑफ नाउ नहीं भी कंसिडर करें तो भी नेक्स्ट ईयर का ईपीएस 97 हो जाता है। तो उस हिसाब से फॉरवर्ड पी 7,500 डिवाइड बाय 97, बेसिकली करंट प्राइस डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेक्टेड ईपीएस 77 आ रहा है। तो थोड़ा हाई है, इनफैक्ट काफ़ी हाई है। बट क्या है कि मार्केट इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई रही है। सितंबर में सिर्फ ईपीएस 20 का था जो बढ़ के 24 हो गया है, यानी ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ सिर्फ एक क्वार्टर में। तो इसी वजह से मार्केट इतना ज़्यादा इसको प्रीमियम पे भी प्रीमियम दे रहा है मार्केट। आप देख सकते हैं लास्ट 2 डेज में टाटा एलेक्साई बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इनफैक्ट टाटा एलेक्साई के ऊपर मैं कल ही वीडियो बनाने वाला था, बट समहाउ किसी काम में फंस गया तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। इसीलिए मैंने सोचा जल्दी से जल्दी ये वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। हाँ, नेक्स्ट जो कंपनी है वो एलटीटीएस भी बेसिकली बहुत अच्छी कंपनी है। तो बेसिकली क्या है कि टाटा एलेक्साई बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करती है, बट एलटीटीएस का मेन जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इन सब पे ज़्यादा है। बट एलटीटीएस भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। ये भी अभी डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्कप्लेस सेफ्टी, रोबोटिक्स, ये बेसिकली रोबोटिक्स पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, ताकि जो असेंबली लाइन है, जो प्रोडक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेट हो सकें, तो वहाँ पे लेबर रिक्वायरमेंट्स कम हो सकें। और रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले ही इसको $45 मिलियन की ईवी डील, इलेक्ट्रिक व्हीकल डील भी मिली है यूएस ऑटोमेटिव फर्म से। तो एलटीटीएस भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, बट रिजल्ट के बाद से कल बहुत ज़्यादा इसको 6 to 7% या मे बी 8% कल गिरा था ये वाला स्टॉक। पर्सनली मैं स्टॉक को अभी होल्ड नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैं इसको अपनी रडार में ज़रूर रखता हूँ ताकि फ्यूचर में लेना है या नहीं ये सोच सकूँ। नेट सेल्स आप देख सकते हैं इसकी 1267 करोड़ थी, जो बढ़ के दिसंबर 2020 में 1267 करोड़ थी, जो दिसंबर में 1500 करोड़ के आप देख सकते हैं नेट सेल दिसंबर 2021 में 1500 करोड़ के आसपास हो गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी
190 करोड़ से 242 करोड़ हो गया है। तो LTTS भी काफ़ी अच्छे स्पीड से ग्रो कर रही है। EPS भी 18 से 23 हो गया है। बट समहाउ जो एक्सपेक्टेशंस थी उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं। इसी वजह से क्या हुआ कि LTTS कल बहुत ज़्यादा स्टॉक प्राइस गिरा है। क्या होता है कि ये जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ग्रोथ कंपनीज जो होती हैं उनको बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। तो उससे क्या होता है कि उनका प्राइस अर्निंग्स रेशियो बहुत हाई होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर अर्निंग्स जो है, जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे हल्की सी भी मिस हो जाती हैं तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा उनको बीट करता है। तो यही हुआ एलटीटीएस के साथ कल, जो बहुत ज़्यादा गिरा। बट जैसे आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में एलटीटीएस ने भी 43.4 के स्पीड से सीएजीआर रिटर्न दिया है। तो एलटीटीएस भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर है क्योंकि उतने ज़्यादा रिजल्ट अच्छे नहीं हुए जितनी एक्सपेक्टेड थी। बट कहीं ना कहीं मार्केट एक्चुअली इमोशंस और सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा काम करता है। क्या हुआ कि ये इस चीज़ को भी कंसिडर नहीं कर रहा। जो जनरली सितंबर से अक्टूबर से दिसंबर तक का क्वार्टर जो होता है वो बेसिकली उसमें स्पेसिफिकली दिसंबर एंडिंग रहता है, क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम रहता है। तो ये बेसिकली लो सीजन का टाइम रहता है आईटी कंपनीज के लिए। तो उससे भी नेट सेल्स और अर्निंग्स पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। बट मार्केट ये कंसिडर नहीं करके एलटीटीएस को कल बहुत ज़्यादा गिरा है स्टॉक प्राइस। अभी इसका देखते हैं फॉरवर्ड पीई रेशियो क्या बनता है। आज का इसका करंट प्राइस है 5100 पे अराउंड क्लोज हुआ है। ये लास्ट क्वार्टर का ईपीएस 23 था, तो इस हिसाब से नेक्स्ट ईयर का ईपीएस ग्रोथ को कंसिडर नहीं करें तो 92 हो जाता है। तो उस हिसाब से फॉरवर्ड पीई रेशियो अराउंड 55 का आ रहा है। और यही अगर अपने आप देखें तो टाटा एलेक्साई का 77 के आसपास आ रहा था। तो उसके कंपैरिजन में एलटीटीएस का पीई रेशियो जो है वो कम है टाटा एलेक्साई से। तो कहीं ना कहीं टाटा एलेक्साई को ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रही है अभी। बट एक फैक्टर और ये भी है जो कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एलटीटीएस की 1500 करोड़ की नेट सेल्स थी, वहीं कंपैरिजन करें टाटा एलेक्साई से तो लास्ट क्वार्टर में 635 करोड़ की सेल थी। तो कहीं ना कहीं टाटा एलेक्साई नेट सेल्स के हिसाब से कम है एलटीटीएस से। तो उससे क्या हो रहा है कि अभी मार्केट्स वगैरह ये सोच रहे हैं कि टाटा एलेक्साई में ग्रोथ की बहुत ज़्यादा स्कोप है एलटीटीएस से। इसी वजह से टाटा एलेक्साई को इतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है। पर्सनली मुझे दोनों ही कंपनीज बहुत पसंद है। बट कहीं ना कहीं मैं टाटा एलेक्साई को ज़्यादा पसंद करता हूँ। स्पेसिफिकली ये मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है और इसकी ये बहुत ज़्यादा जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है, तो इसमें ग्रोथ की स्कोप मुझे ज़्यादा लगती है। बट दोनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि टाटा एलेक्साई ऑलरेडी 2 दिन में इतना अच्छा रिटर्न्स दे चुकी है रिजल्ट्स के बाद। तो टाटा एलेक्साई अभी एज ऑफ नाउ अगर ऐड करना है तो एलटीटीएस को थोड़ा थोड़ा ऐड किया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो 5100 या 5000 का आसपास ये बहुत अच्छा लेवल है एलटीटीएस को ऐड करने के लिए। टाटा एलेक्साई अभी एज ऑफ नाउ मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा ऐड करो, क्योंकि काफ़ी 2 दिन में मार्केट्स सेंटिमेंट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिए हैं। टाटा एलेक्साई को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा राइज कर गया है टाटा एलेक्साई का स्टॉक। तो मे भी अगर कुछ करेक्शन होता है तो इसको टाटा एलेक्साई को लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म के लिए टाटा एलेक्साई बहुत बहुत अच्छी कंपनी है। चलिए इसी बात पे ये वीडियो यहाँ एंड करते हैं। एंड ये वीडियो कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था। दिस वीडियो वाज जस्ट मेंट फॉर एजुकेशन पर्पसेस। एंड हो सके तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं अपने आप को और उससे आप लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।